नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल कोचिंग के संकल्प 2025 बैच में। और आज हम चौथा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है इससे पहले हमने जो आपको 3 लेक्चर करवाए थे उसको आपने पढ़ लिया होगा। साथ ही साथ आप लोगों को जो एमसीक्यू टेस्ट दिया होता है वो उसी टॉपिक का होता है, उसको ज़रूर जो है आप लोगों को देना है, बिना चीटिंग करे देखना है, ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली पता चले कि आप लोग को लेक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आपको 2-3 चीज़ें दी जाती है। सबसे पहले आपको वीडियो दिया जाता है, उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आपको वीडियो समझना है, वीडियो को अच्छे से देखना है। इसके बाद आप लोगों को टेस्ट देना है। ठीक है, अगर आप लोग चाहे अपने पीडीएफ नोट्स खुद बना सकते हैं। जो खुद बनाता है नोट्स उसको हमेशा चीज़ें याद रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को फॉलो करनी है। फोर्थ लेक्चर में हम 55th क्लॉज यानी पोस्ट बॉक्स से स्टार्ट करेंगे। आज का जो क्लॉज है वो सारे इंपॉर्टेंट है। पोस्ट बॉक्स पढ़ेंगे, पोस्ट बैग पढ़ेंगे, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स वगैरह पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी हम टॉपिक के साथ साथ आपको बताते जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है पोस्ट बॉक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 3-4 स्टार मार लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, पोस्ट बॉक्स की जो फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी हेड ऑफ़ द सर्कल द्वारा प्रोवाइड करी जाती है अलग अलग पोस्ट ऑफिसेज़ में, और वहाँ पे जाके आप लोग ये पोस्ट बॉक्स की फैसिलिटी ले सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है ये सारी चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट हम बताने वाले हैं वो है, आपको बता दें, पोस्ट बॉक्स में हम गिने चुने आर्टिकल ही पोस्ट कर सकते हैं। अब उसमें क्या होता है, उसमें होता है फुल्ली प्रीपेड। ठीक है, फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, ये 4 वर्ड इसको रट्टा मार लीजिए। ये सवाल आता है, फुल्ली प्रीपेड मतलब पूरे तरह से भुगतान किया गया, पूर्व भुगतान किया गया, गैर रजिस्ट्री वाले डाक लेख इसमें डाले जाते हैं। फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल इसमें डाले जाते हैं। इसमें क्या क्या आता है अभी हम आपको बताएं। इसमें आता है आपका सबसे पहले इसमें आएगा आपका इनलैंड लेटर कार्ड। ठीक है, आईएलसी। ठीक है, पोस्ट कार्ड, लेटर। ठीक है, इसके बाद रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर या बुक। ठीक है, आप बोलेंगे ये आपने तो अभी बोला अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, तो इसमें रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर क्यों आ गया। तो आपको बता दें, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को इसको गाइड में इंक्लूड किया गया है, इसलिए हमने बताया कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। तो ये 4 चीज़ें, ठीक है, 4-5 चीज़ें फर्स्ट क्लास आर्टिकल जितने भी अनरजिस्टर्ड होने चाहिए, रजिस्टर करके नहीं। लेटर, इनलैंड लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और बुक, ये सारी चीज़ें आप लोग इस लेटर बॉक्स में या पोस्ट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इनके ऊपर ये जब आर्टिकल भेजे जाएंगे, इनमें पोस्ट बॉक्स का नंबर लिखा होना चाहिए। जिस भी पोस्ट बॉक्स में भेजना है, अगर नंबर लिखा है तो अंदर डाल सकते हैं और भेज सकते हैं। अगर पोस्ट बॉक्स नंबर आपने नहीं लिखा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को डालने का, यानी इसको पोस्ट करने का। ठीक है, तो क्या बोला हमने, फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स डाल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक रेंटर यानी एक किराएदार एक ही पोस्ट बॉक्स भाड़े में ले सकता है। कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है, कुछ छूट है। ये 4 छूट अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या है, एक रेंटर एक किराएदार एक पोस्ट बॉक्स ले सकता है। पर आपको बता दें, अगर अपवाद की अगर हम बात करें, छूट की बात करें, कोई लेजिटिमेट पर्सनल है यानी जायज़ वैध कर्मी है, कोई फैमिली गेस्ट आ गया, ठीक है, वो यूज़ कर सकता है। ठीक है, ट्रेनी हो गए, फैकल्टी हो गए, विजिटर और कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव, ये जो वाणिज्यिक प्रतिनिधि होते हैं, ये लोग उस पोस्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया, एक रेंटर होता है, एक किराएदार होता है, वो एक पोस्ट बॉक्स किराए पे ले सकता है और वो ही यूज़ कर सकता है। लेकिन कुछ छूट है, जैसे वैध कर्मी, फैमिली का गेस्ट, ट्रेनी या फैकल्टी हो गया किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी में पोस्ट बॉक्स लगा हुआ है तो वो इस्तेमाल कर सकता है। कोई विजिटर हो गया और कोई कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव हो गया, वाणिज्यिक प्रतिनिधि हो गया, ये लोग भी उस पोस्ट बॉक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 4 छूट दी गई है, एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कोई एलाइड या पार्टनर है, ठीक है, उनको पास हमने जैसे बताया था, एक किराएदार एक पोस्ट बॉक्स रेंट कर सकता है। लेकिन कोई पार्टनर है, 2 कंपनी हो गई या 2 लोग हो गए, वो पार्टनर है, तो वो एक कॉमन पोस्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक छूट है। ठीक है, तो पार्टनर जो होंगे या एलाइड होंगे वो एक कॉमन पोस्ट बॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शर्त एक ये रखी है पोस्टल डिपार्टमेंट ने कि फ़ीस आप लोग अलग अलग ही देंगे।
ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। जैसे टाटा और रिलायंस दो हो गए, दो पार्टी हो गए, ठीक है। या फिर आप दो इंसानों को भी पकड़ सकता है, ये लोग एक कॉमन पोस्ट बॉक्स रख सकते हैं, पर फीस सेपरेट देना पड़ेगा। अब अगर आप लोग पोस्ट बॉक्स में कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल डाल देते हैं, जो हमने मना किया कि रजिस्टर्ड नहीं अनरजिस्टर्ड डालना है, इंश्योर्ड आर्टिकल डाल देते हैं, वैल्यूएबल पोस्ट डाल देते हैं या मनी ऑर्डर, इनको अगर आपने पोस्ट कर दिया तो ये देखिए अलाउड नहीं है। अगर आप करते भी है तो इसमें क्या होगा, पोस्टमैन वो आर्टिकल जो है डिलीवर करेगा घर पे जाके, ठीक है। और अगर देखेगा जाके वहाँ पे पोस्ट बॉक्स है ही नहीं, तो फिर आप लोगों को पोस्ट बॉक्स है ही नहीं, तो फिर वो रिटर्न टू सेंडर यानी आरटीएस हो जाएगा। तो ये चार कैटेगरी के आर्टिकल याद रखिएगा, रजिस्टर्ड आर्टिकल, इंश्योर्ड आर्टिकल, वैल्यूएबल पोस्ट और मनी ऑर्डर, इनको पोस्ट बॉक्स में नहीं भेजा जाता, इनको पोस्टमैन डिलीवर करता है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं, अगर आप लोगों को पोस्ट बॉक्स किराए पे लेना है क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन लिखना होगा पोस्ट मास्टर को, ठीक है। आपको बोलना पड़ेगा कि नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है, क्यों चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास 2 विटनेस होने चाहिए या फिर सर्टिफिकेट भी चल जाएंगे, ठीक है, सर्टिफिकेट का भी काम चल जाता है, ठीक है। सर्टिफाइड होने चाहिए। इफ़ नॉट नोन टू पोस्ट मास्टर, अगर पोस्ट मास्टर आपको नहीं पहचानता है तो आप लोगों को सर्टिफाइड बंदे जो है ये करना पड़ता है, या फिर 2 विटनेस देंगे तो भी चलेगा, और अपना फुल करेक्ट एड्रेस देना पड़ेगा। इसके बाद आप लोगों को पोस्ट बॉक्स किराए में दे दी जाएगी। पोस्ट बॉक्स बताया जा रहा है कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है, किसी भी टाइम वापस लिया जा सकता है पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा विदाउट एनी रीज़न, ठीक है। किसी भी बिना रीज़न के भी वो लोग ले सकते हैं, ये अथॉरिटी होती है पोस्ट ऑफिस के पास, ठीक है। नॉर्मली अगर आप कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे के पोस्ट बॉक्स किराए पे लेते हैं या मिसयूज़ करते हैं तो वापस ले लिया जाता है, ठीक है। अब अगर आपको पोस्ट बॉक्स का एड्रेस बदलना है तो कैसे बदलेंगे, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा पोस्ट मास्टर को, फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप, विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पोस्ट बॉक्स का एड्रेस चेंज करेंगे तो कितने दिन के अंदर करेंगे, तो ये 7 दिनों के अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा जो पोस्ट बॉक्स नंबर होता है हर पोस्ट बॉक्स में, ये पोस्ट ऑफिस द्वारा दिया जाता है, ये आप अपने मनपसंद नंबर नहीं ले सकते, ठीक है। आप किराया और रिन्यू की बात करें, अगर आप लोगों को किराया या रिन्यू जब करना है तो आप ये एडवांस में किया जाता है, ठीक है, और एप्लीकेशन साथ में देना होता है। और इसको ये जो रेंट है, किराया है या फिर रिन्यू का जो फीस है, इसको रिफ़ंड नहीं किया जा सकता। पोस्ट मास्टर अगर चाहे तो कर सकता है, बट नॉर्मल केस में रिफ़ंड नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, जो लॉक होता है यानी जो ताला होता है वो प्रोवाइड किया जाता है किराएदार द्वारा, ठीक है। अगर ये ताला खो जाए तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करना होगा पोस्ट मास्टर को, ठीक है। फिर जो किराएदार है उसको ताला चाबी जो है उसका पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। और पोस्टेज चार्ज भी देना पड़ेगा, एमओ कमीशन देना पड़ेगा सप्लायर को, ठीक है। अगर सप्लायर को देना पड़ेगा, अगर वो जो ब्रांच है जहाँ से अप्लाई किया था वो स्टेशन के अंदर नहीं है, सप्लाइंग ब्रांच इज़ नॉट एट द सेम स्टेशन, तो ये सारी चीज़ें करनी होती है। नॉर्मली रेंटर को पे करना पड़ेगा क्योंकि उसने खोया है, तो ताला चाबी का पैसा और एक पोस्टेज चार्ज भी उसको देना पड़ेगा। इसके बाद पोस्ट मास्टर जो है एक नया ताला चाबी देगा, ठीक है। पैसे कौन देगा, रेंटर, लेकिन प्रोवाइड पोस्ट मास्टर ही कराएंगे, ये ताला चाबी रखो, तुम पैसे दो, हम ताला चाबी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब वैलिडिटी देखते हैं, देखिए पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का जो रेंट वगैरह है बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा एक आपका लेक्चर आएगा पोस्टल रेट्स के बारे में, जो लोग हमसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिपीट करें उनको पता ही है, एक पोस्टल रेट का चैप्टर आता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये आएगा आपका 12-13 लेक्चर्स के बाद। ये पोस्टल रेट का चैप्टर में आप लोगों को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा पोस्ट बॉक्स का रेंट वगैरह के बारे में भी, ठीक है। अगर वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है तो 15 दिन मिलते हैं आपको, रिन्यू करो या तो विड्रॉ कर दो, यानी ख़त्म करो, सरेंडर कर दो, ठीक है। अगर आपको विड्रॉ करना है तो सिंपल सी बात है, सरेंडर कर दो ताला और चाबी, और रिफ़ंड अपना ताला चाबी का ले लो। पर अगर आपको रिन्यू करने का मन है तो आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा और रेंट देना पड़ेगा। अगर पोस्ट मास्टर सेटिस्फाई हो जाता है रीज़न से कि हाँ चलो ठीक है इसका कर देते हैं, तो आप लोगों को ये कंटिन्यू करने का जो है मौका मिलेगा आपको। नॉर्मली एप्लीकेशन लिखने के बाद और रेंट लिखने के बाद आप लोग, वैलिडिटी भले ही एक्सपायर हो गई हो, 15 दिन के अगर अंदर आपने एप्लीकेशन दे दिया तो आपको पोस्ट बॉक्स फिर से इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, ठीक है। अब 15 दिन के अंदर आपने दे दिया, ठीक है, पैसे वैसे सब दे दिया, एप्लीकेशन दे दिए, अगर पोस्ट बॉक्स नंबर
अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो अगर अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, बट अगर पोस्ट बॉक्स नंबर वो आपने आपका जो था वो किसी और को दे दिया गया, तो आपको एक नया एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा और उसको फ्रेश माना जाएगा, फ्रेश एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। रेंट पीरियड की बात करें, यानी किराए की जो टाइम पीरियड है, कितने टाइम तक होता है, तो ये शुरू होता है महीने के 1 तारीख से और अगले महीने के 1 तारीख तक। इसको एक किराए का काल कह सकते हैं या टाइम पीरियड कह सकते हैं, ठीक है। अब ये पोस्ट बॉक्स कब क्लियरेंस होता है, कब क्लियर किया जाता है, तो ये रेंटर द्वारा किया जाता है। किसी भी टाइम कर सकते हैं पोस्ट बॉक्स को क्लियर, बट वो होना चाहिए वर्किंग आवर ऑफ पोस्ट ऑफिस के इक्वल, ठीक है। जो वर्किंग आवर होता है पोस्ट ऑफिस के, उसी टाइम के बीच आप लोग किसी भी वक्त आके इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर करेक्ट डिलीवरी, अगर आप चाहते हैं कि आपका पोस्ट बॉक्स का जो है, अपने जो भी आर्टिकल पोस्ट किया है वो सही से डिलीवर हो पोस्ट बॉक्स में आपके रिश्तेदार के, तो आप लोगों को इस तरह इस सीक्वेंस में लिखना होता है। सबसे पहले पोस्ट बॉक्स नंबर, ठीक है, जो कि मैंडेटरी है, फिर डिलीवरी पोस्ट ऑफिस और इसके बाद पिन। इस सीक्वेंस में लिखेंगे तो सही से डिलीवर हो जाएगा। अब कुछ ऐसे पोस्टल आर्टिकल होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं साइज़ में और शेप में, जो कि पोस्ट बॉक्स के अंदर नहीं आ सकते। उस केस में क्या होगा, पोस्ट मास्टर जो है एक इंटीमेशन स्लिप जारी करेंगे, ठीक है। आर्टिकल जो है उसको डिलीवरी डिपार्टमेंट में रखा जाएगा, बहुत बड़ा है, तो इसके बाद वो जो रेंटर है वो इंटीमेशन स्लिप लेके आएगा, ठीक है। जो पोस्ट मास्टर ने इंटीमेशन स्लिप भिजवाया है पोस्टमैन के हाथों या किसी के हाथों, वो किरायादार वो इंटीमेशन स्लिप लेके आएगा और एक डिलीवरी टिकट होता है वो लेके आएगा, और वो अपना जो भी बड़ा शेप का सामान या साइज़ का सामान आया है वो ले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हमने आपको बताया डिलीवरी टिकट साथ में लाना होता है। तो ये क्या होता है, जो डिलीवरी टिकट होता है ये प्रोवाइड किया जाता है रेंटर को, और ये एक आईडी के तरह काम करता है, ठीक है। और इसमें जो नंबर दिया होता है वो पोस्ट बॉक्स के नंबर के बराबर सेम होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ताला खो जाए तो हमने आपको बोला था कि अगर ताला खो गया किराएदार पेमेंट करेगा और पोस्ट मास्टर उसको ताला चाबी दे देगा। अगर सिर्फ चाबी खो, ठीक है, सिर्फ चाबी खो या इस तरह के और कोई भी रीज़न हो, तो आर्टिकल्स को आपको काउंटर से आके ही कलेक्ट करने होंगे और साथ में विंडो टिकट भी लाना होगा, ठीक है। अगर पोस्ट बॉक्स 7 दिन में क्लियर नहीं होता है, यानी 1 हफ्ते हो गए आप लोग क्लियर नहीं कर रहे पोस्ट बॉक्स को, तो एक नोटिस जाएगा पोस्ट मास्टर के द्वारा और ये रजिस्टर्ड पोस्ट में जाएगा। ये सवाल आता है कैसे जाता है, पोस्ट मास्टर द्वारा रजिस्टर्ड पोस्ट में जाता है, एक नोटिस जाएगा, ठीक है, कि आप लोग ने 7 दिन में नहीं करा है। फिर भी आप साफ नहीं कर रहे, आप बहुत ज़िद्दी है, अपना क्या पोस्ट बॉक्स क्लियर नहीं कर रहे हैं, उसके आर्टिकल्स नहीं निकाल रहे हैं, तो आर्टिकल को डिलीवर कर दिया जाएगा पोस्टमैन द्वारा, ठीक है। इफ़ एड्रेस ऑफ द रेंटर इज़ अवेलेबल, अगर किराएदार का एड्रेस अवेलेबल है या आपने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरी कुछ मजबूरी है, तो पोस्टमैन द्वारा ही आप लोगों की आर्टिकल की डिलीवरी करवा दी जाएगी। बट अगर पोस्टमैन भी डिलीवर नहीं कर पा रहा है किसी रीज़न से, कुछ आप लोग हैं नहीं घर पे या कोई भी कारण हो सकता है, तो उसको अनडिलीवरेबल माना जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट है हमारा, अगर आपको आपने रेंट पे ले लिया और एक टाइम पे आपको लगता है कि अब मुझे पोस्ट बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली सरेंडर कर दीजिए लॉक और की, ठीक है, ताला चाबी को। और कोई भी डैमेज अगर होता है ताला चाबी में या पोस्ट बॉक्स में, तो कोई रिफ़ंड भी नहीं मिलेगा। ये हो गया हमारा पोस्ट बॉक्स, ठीक है। ये तो पोस्ट बॉक्स हो गया। अब हमारा आता है पोस्ट बैग, ठीक है। इसको थोड़ा डिफरेंस है, इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। पोस्ट बैग से एक सवाल, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पोस्ट बैग जो होता है इसकी फैसिलिटी कहाँ मिलती है, ये सवाल हमेशा पूछा जाता है। तो इसकी फैसिलिटी अवेलेबल होती है सारे डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है जो पोस्ट बॉक्स सिस्टम है, ज़रूरी नहीं पोस्ट बैग लेने के लिए पोस्ट बॉक्स सिस्टम भी हो, जिस पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है वहीं पे मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारे डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेज में ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। अब ये क्या होता है, तो ये एक, देखिए इसमें क्या होता है, एक लॉक्ड बैग होता है, ठीक है। एक लॉक्ड बैग होता है जिसमें आर्टिकल्स प्लेस किए जाते हैं बैग के अंदर, ठीक है। एक ताला, मतलब कि एक तरह से मान लीजिए बैग ही है, इसको ताला बंद कर दिया गया है, ठीक है। और हैंड ओवर कर दिया जाता है रेंटर को, किराएदार को काउंटर में। तो इस तरह से आर्टिकल की डिलीवरी होती है। बैग को ताला से बंद कर दिया, ठीक है। जब आया तो कोई किराएदार आया तो उसके हाथ में पूरा बैग थमा दिया, ठीक है, उस अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। इसके लिए भी साथ में एक डिलीवरी टिकट लाना होता है। अब पोस्ट बैग में क्या क्या चीज़ें हम लोग पोस्ट कर सकते हैं, तो इसमें रजिस्टर्ड लेटर, पोस्ट कार्ड,
न्यूज़पेपर और पैकेट्स, वो भी फुल्ली प्रीपेड, ठीक है, उसमें फुल्ली प्रीपेड करना होता है। इस चीज़ को करेक्ट कर दीजिएगा, ये अनरजिस्टर्ड, इसमें भी अनरजिस्टर्ड ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अनरजिस्टर्ड, उसमें भी अनरजिस्टर्ड, मतलब सेम ही चीज़ें है, इसमें एक पैकेट जुड़ जाता है और ये फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स के लिए ही होता है। सेम पोस्ट बैग और सेम पोस्ट बॉक्स नंबर का भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा एक टॉपिक है इसमें ड्यूटी ऑफ लेटर बॉक्स पियोन, ठीक है। जो पियोन होता है लेटर बॉक्स का, उसका काम क्या क्या होता है, पियोन है ये, ठीक है। तो इसमें क्या काम होगा, देखिए 2-4 काम हमने ऐसे लिख दिए हैं, एग्ज़ाम में उतना पूछा नहीं जाता। सबसे पहले तो लेटर को कलेक्ट करना लेटर बॉक्स से, ठीक है। उसका एक अलोकेटेड एरिया होता है कि इतने जगह में ये स्पेसिफिक एरिया है, इसके अंदर जितने भी लेटर बॉक्स है वो निकाल के लेके आना। एक शेड्यूल टाइम है, उसी टाइम पे जाएंगे वो और डिलीवर करेंगे पोस्ट ऑफिस में सारे लेटर लाके, ठीक है। फॉलोइंग अ प्लान रूट टू क्लियर लेटर बॉक्स, ठीक है। इनका एक रूट होता है कि अभी ये लेटर बॉक्स क्लियर करो, फिर ये वाला करना है, फिर ऐसे इस तरह से एक सीक्वेंस होता है, उसको फॉलो करके जाते हैं। आवर प्लेट जो होता है, आवर प्लेट को भी चेंज करना होता है। आवर प्लेट में क्या होता है, कार्यकारी एक प्लेट होता है, उसको चेंज करना होता है कि आज हमने क्लियर किया, इसके बाद इतने डेट को होगा, इतने डेट को नहीं होगा, ठीक है। लेटर बॉक्स को लॉक करना, फिर सॉर्टिंग करना इनकमिंग एंड आउटगोइंग मेल्स एट पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में कई सारे मेल आते और जाते रहते हैं, तो उसकी छटाई में भी थोड़ा बहुत हेल्प करना होता है। स्टंप मारना, सील मारना और अनलोडिंग करना आर्टिकल का भी इनको दे दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आ रहा है, ये है सेक्शन 3 का ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल, आधिकारिक डाक लेख। यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं और हर एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो थोड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब ये इसमें क्या डिफरेंस है, हम जो नॉर्मल पब्लिक इस्तेमाल करता है वो और ये ऑफिशियल वाले में क्या डिफरेंस है, ये हम अभी देखेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। कंडीशन की अगर हम बात करें 198 क्लॉज से स्टार्ट होता है। रेट ऑफ पोस्टेज, ठीक है, जो पोस्टेज डाक टिकट का जो प्राइस है, जो दाम है, रेट है, और किस तरह से जो कंडीशन है, ट्रांसमिशन कैसे होगा या रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, वैल्यूएबल के जो भी फीस है, पैसे में कोई फ़र्क नहीं है रेट ऑफ पोस्टेज में, और किस तरह से ट्रांसमिशन होगा उसमें कोई फ़र्क नहीं है कि अगर आधिकारिक डाक लेके तो उसको प्लेन से भेज दे, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सेम ही होता है नॉर्मल पब्लिक वाले नॉन ऑफिशियल जो आर्टिकल है उसके तरह। बस फ़र्क, एक एक्स्ट्रा फ़र्क इधर ये आता है कि इसमें एक पार्सल में आप लोग एक से ज़्यादा लेटर भी अटैच कर सकते हैं, जबकि जो नॉर्मल पब्लिक का पार्सल होता है उसमें आप लोग एक ही लेटर कर सकते हैं, ठीक है, अटैच। अब इसमें क्या होता है, देखिए जो ऑफिस फाइल होते हैं, ठीक है, ऑफिस फाइल आप लोगों को पता ही, आप लोग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ऑफिस फाइल में नोट्स, ऑर्डर होता है, ड्राफ्ट वगैरह आता है, अलग अलग ऑर्डर जारी कर दिया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें जो भी एक्सचेंज की जाती है गवर्नमेंट ऑफिसर और उसके ऑफिस में, ठीक है। तो जैसे दिल्ली डाक भवन से आप लोगों के लिए नए नए ऑर्डर आते हैं, कोई ऑफिसर करता है ना, नीचे साइन रहता है, कोई ऑफिसर आप लोगों से शेयर करता है, तो ये ऑफिस फाइल्स में इंक्लूड होता है। यही सारी चीज़ें जब शेयर की जाती है गवर्नमेंट ऑफिसर उसके ऑफिस के बीच में, तो उससे ही हम ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल मानते हैं, ठीक है। और वो बाई पोस्ट भेजा जा सकता है, लेटर, पैकेट, पार्सल के रूप में, ठीक है। तो यही होता है। अब आते हैं हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये है जितने भी पोस्टल आर्टिकल है, सभी पोस्टल आर्टिकल, चाहे उसमें पोस्टेज प्रीपेड है यानी डाक टिकट को पूर्व भुगतान किया हो या ना किया हो, उसके ऊपर एक सुपरस्क्रिप्शन लिखना होता है, उसके ऊपर एक चीज़ लिखनी होती है, वो है ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस यानी OIGS। ये चीज़ लिखना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, तभी पता चलता है कि एक ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है। अब ये हर उसमें नहीं लिखा रहेगा, ये पोस्ट जब गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा की जाती है, जिनको सर्विस पोस्टेज स्टैम्प यानी सेवा डाक टिकट इस्तेमाल करने की अथॉरिटी दी है, तभी OIGS लिखा होगा। यानी ये बड़े ऑफिसर्स के लिए होता है, जिनको सेवा डाक टिकट का इस्तेमाल करने का पावर होता है जिनके पास, वही लोग OIGS लिखवाते हैं, ठीक है। OIGS के अलावा एक और चीज़ होता है जो कि ऑन सर्विस होता है, ये सुपरस्क्रिप्शन भी इस्तेमाल किया जाता है बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा, ठीक है। एक तो बड़े ऑफिसर्स हो गए जो पोस्ट स्टाम्प डाक टिकट, सेवा डाक टिकट इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्होंने OIGS लिखा दिया। अब जो दूसरे ऑफिशियल रह गए वो लोग क्या लिखेंगे, ऑन सर्विस लिखते हैं, बाकी सब, ठीक है। ये जो सुपरस्क्रिप्शन होता है OIGS या ऑन सर्विस, ये अच्छे से साइंड होना चाहिए और उस साथ ही साथ उसका ऑफिशियल जो भी ऑफिसर
ने इस्तेमाल किया इस चीज़ का, उसका ऑफिशियल डेजिग्नेशन भी लिखा होना चाहिए, ठीक है। और ये लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में होता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में साइन भी होना चाहिए सुपरस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ डेजिग्नेशन भी, पद भी लिखा होना चाहिए। यहाँ से सवाल आया था, ठीक है। चलिए, कुछ अपवाद भी है यहाँ पे, कुछ एक्सेप्शन भी है। पोस्टेज स्टम्प ऑन सर्विस पोस्ट कार्ड, देखिए एक पोस्ट कार्ड होता है, ठीक है, ये सर्विस पोस्ट कार्ड ही होता है, सेवा पोस्ट कार्ड होता है। इसमें आप लोगों को अलग से कुछ चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, OIGS या ऑन सर्विस, क्योंकि उसमें सर्विस ऑलरेडी लिखा रहता है। वो सर्विस पोस्ट कार्ड है तो सर्विस लिखा रहता है, तो इसको अलग से सुपरस्क्रिप्शन OIGS लिखने की या कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। नेक्स्ट जो छूट है वो है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है डेजिग्नेशन जो है एंटर किया जाना है पूरा। डेजिग्नेशन जो लिखेंगे वो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, SDIP सब डिविजनल इंस्पेक्टर पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। SPOs नहीं लिखेंगे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस पूरा लिखना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। और आगे बताया जा रहा है सिर्फ स्टम्प सिग्नेचर अलाउड है, ठीक है। स्टम्प से जो सिग्नेचर होता है, स्टैम्प से जो सिग्नेचर होता है वो अलाउड होता है। किसी तरह का ग्राफिक का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। कोई प्रिंटेड नाम नहीं होना चाहिए उस पर। एक्सेप्शन है प्रिंटेड नाम में कि ऑफिशियल गैजेट अगर हो ओपन कवर में, आप बहुत ज़्यादा पोस्ट करना है तो चलो ठीक है, प्रिंटेड नाम भी लिख देंगे, वरना नॉर्मली पेन से लिखना होगा, ठीक है। कोई भी सर्विस स्टम्प जो होता है, सेवा डाक टिकट जो होती है, ठीक है, वो अफिक्स्ड यानी इम्प्रेस्ड, इम्पोज और फ्रैंक हो विथ, और ठीक है, यानी कोई भी सर्विस स्टैम्प है, ये आपका आर्टिकल हो गया। इधर जो सर्विस स्टैम्प डाक टिकट, सेवा डाक टिकट लगा दिया, अगर उसमें सुपरस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है, या साइन या डेजिग्नेशन नहीं है, ठीक है, तो उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाएगा पोस्ट ऑफिस द्वारा, यानी उसको हम मान्यता नहीं देंगे, उसको हम नहीं मानेंगे कि ये पोस्टेज हुआ है, प्रीपेड हुआ है या पोस्टेज लगाया हुआ है इसमें, ठीक है, ये है। चले, अब देखते हैं अनपेड ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल, ठीक है। अवेतनिक आधिकारिक डाकलेख जो होते हैं वो अगर हो, चलिए किसी ऑफिसर ने इस्तेमाल किया ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल का और अवेतनिक भेज दिया, बिना पेमेंट के पोस्ट कार्ड लेटर भेज दिया, तो उसमें जो कर लगेगा वो प्रीपेड रेट का लगेगा, ठीक है। तो जितना पैसा कम है या जो मतलब इसमें तो अनपेड है, ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो है। अगर उसमें 20 रुपये लगने थे तो 20 रुपये ही आगे जाके लिए जाएंगे, ठीक है। इसमें ना डबल होगा ना कम होगा, इसमें नॉर्मल जो प्रीपेड रेट है वो लगेगा। यहाँ से सवाल आता है कि जब भी ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल जो होता है वो अनपेड हो, अवेतनिक हो, तो कितना कर लगेगा, तो नॉर्मल जितना है उतना ही लगेगा, ना उसका डबल ना कम, जितना है, ठीक है। ये तो हो गया अनपेड। अगर अनसफिशिएंटली पेड है, यानी कि अपर्याप्त रूप से अगर किसी ने पेमेंट की है, तो क्या होगा, जितने रुपए कम है, ठीक है, मान के चलिए 20 रुपये का जो था वो वैल्यू था, 10 रुपये दे दिए, 10 रुपये नहीं दिए। अब जब कर लगाया जाएगा तो उसमें 10 रुपये ही उससे लिए जाएंगे, तो ये 20 रुपये बन गया। ऐसा नहीं कि डबल लगा दिया, कम लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है तो हम लोग कोई डबल वबल नहीं लगाते, बट नॉर्मली हम पब्लिक की अगर बात करें तो उसमें जब कम पैसा वगैरह होता है तो डबल कर लगा दिया जाता है, या फिर आप पेनल्टी उसको मान के चल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल कैन बी सेंट विदाउट प्री पेमेंट, ठीक है। जो हमारा आधिकारिक डाक लेख है वो बिना प्री पेमेंट, पूर्व भुगतान के भी भेजा जा सकता है, पार्सल को छोड़ के, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑफिशियल एंटाइटल टू यूज़ सर्विस स्टम्प। अब हम सेवा डाक टिकट की बात कर रहे थे, कुछ ऑफिसर्स को अलाउड होता है, तो ये कौन से अधिकारी होते, कौन होते हैं, देखिए, तो जो भी आर्टिकल्स रिलेटेड होते हैं गवर्नमेंट सर्विस से, ठीक है, ऑफिशियल ड्यूटी या ऑफिशियल बिजनेस कर रहे होते हैं गवर्नमेंट बॉडी का, वो लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लोग इस तरह के आर्टिकल भेज सकते हैं सर्विस स्टम्प लगा के, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे ही गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है सर्विस स्टम्प इस्तेमाल कर सकते हैं हायर लेवल के, एक्सेप्ट वो लोग जो छुट्टी पे हो या रिटायर्ड हो, ये लोग नहीं कर सकते। ये सवाल एक बार आया था, क्या छुट्टी वाले या रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। अगर फुल लिस्ट आपको देखनी है तो PO गाइड 1 में आप लोग देख सकते हैं, बट बहुत लंबा लिस्ट है, आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिए, बड़े जितने ऑफिसर है, DG, CPMG और अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हायर लेवल के ऑफिसर्स हैं वो सर्विस टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। लोकल फंड ऑफिशियल जो होते हैं वो, उनके जो ऑफिसर्स होते हैं वो OIGS इस्तेमाल नहीं कर सकते,
ठीक है। अब प्रोसीजर देख लेते हैं, कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, ये थोड़ा सा देख लेंगे। इफ़ ऑर्डिनरी स्टम्प्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ सर्विस स्टैम्प, मान लीजिए किसी ऑफिसर ने सेवा डाक टिकट इस्तेमाल नहीं किया, जो नॉर्मल पब्लिक स्टम्प इस्तेमाल करती है डाक टिकट वो कर दिया, ठीक है, तो उसको मान्यता मिलेगा ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल का, मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मनाही है, मिल जाएगा एक दो बार, बट ये इरेगुलरिटी है, यानी ये एक तरह की गलतियां है। और ये जो पोस्ट ऑफिस का इंचार्ज होगा, यानी जो पोस्ट मास्टर होंगे, वो कंसर्न ऑफिसर को बताएंगे कि आपने ऐसा ऐसा किया है। और अगर ये फिर भी रिपीट हो रहा है कि बार बार, ठीक है, एक दो बार हो गया ठीक है, बहुत बार ऐसा हो गया तो हेड ऑफ़ द सर्कल को कंप्लेन चले जाएगी, ठीक है। चले नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेटर और बाकी चीज़ें फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट पर्सन एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो देखिए, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर नॉर्मल लेटर और आर्टिकल पब्लिक यानी जो सिविलियन है उसको दे सकता है, और सिविलियन भी दे सकता है, ठीक है। इसमें लेटर, पैकेट, पोस्ट कार्ड है, प्रीपेड करके दे सकता है, ठीक है। ये पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और एग्ज़ाम्स में कई सालों से नहीं पूछेगा, इसको हम स्किप कर सकते हैं। लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड, पैकेट्स वगैरह जो है कोई भी प्राइवेट पर्सन गवर्नमेंट ऑफिसर को भेज सकता है, इसमें सर्विस अनपेड लिखा रहता है, ठीक है। चलिए, पोस्टेज ड्यू आर्टिकल्स, ठीक है, ऐसे आर्टिकल जिसमें डाक शुल्क देय है, ठीक है, पोस्टेज ड्यू है, इसमें सर्विस अनपेड, OIGS और ऑन सर्विस अगर लिखा हो तो जो जितना भी ड्यू अमाउंट है वो पोस्ट मास्टर पे कर देता है, ठीक है, हेड ऑफ़ द सर्कल के परमिशन से। और उसके बाद वो आगे जाके जिस भी डिपार्टमेंट में गया वहाँ के ऑफिसर से ले लिया जाता है जितना भी पोस्टेज ड्यू है, ठीक है। यानी इसको रोका नहीं जाएगा, इसको भेजा जाएगा, इनिशिएट कर देता है पोस्ट मास्टर, इनिशिएट कर देता है अमाउंट को, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिसर बाउंड टू रिसीव एंड पे ड्यू पोस्टेज चार्ज, ठीक है। तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जिनको भी ये देय शुल्क देने हैं, उनको बाउंड है, उनको रिसीव भी करना होगा आर्टिकल, पेमेंट भी करनी पड़ेगी उसकी, जैसे नॉर्मल पब्लिक को करनी होती है। रूल्स आर रूल्स, है ना। सर्विस स्टैम्प विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज ड्यू ऑन सच आर्टिकल्स, ठीक है। सर्विस डाक टिकट से आप लोग उसको नहीं पेमेंट कर सकते, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को नॉर्मल स्टम्प जो है करना पड़ेगा, नॉर्मल स्टम्प से उसका पेमेंट करना पड़ेगा। जितने भी ड्यू आर्टिकल है, देय जितनी राशि रह जाती है उसके लिए आप लोग सर्विस पोस्टल स्टम्प का, सेवा डाक टिकट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक सेक्शन है, यहाँ टॉपिक मान के चलिए। जितने भी पत्राचार होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर यानी बड़े बड़े जितने अधिकारी होते हैं, और कुछ हाई गवर्नमेंट के ऑफिसर, जब वो दौरे पे होते हैं, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना या इंडिया से बाहर जाना, तो जब दौरे पे होते तो कोई इंपॉर्टेंट अगर पोस्टल आर्टिकल या लेटर वगैरह आ जाता है, कैसे डील किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले कुछ शब्द आएंगे, 205 क्लॉज देखिए, कैंप आर्टिकल, स्पेशल बैग और कैंप बैग, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें हमने ध्यान में रखनी होंगी। देखिए, ये कैंप आर्टिकल्स जो होते हैं, कैंप मतलब शिविर, जब एक गवर्नमेंट ऑफिसर, मान के चलिए मोदी जी जा रहा है, ठीक है, मोदी जी नई दिल्ली में, वो उनकी मेन ऑफिस है, पर वो किसी मान के चलिए दौरे पे आए हैं, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट दौरे पे आए हैं। कहाँ आए हैं? मिज़ोरम। अब ये मिज़ोरम जो है उनके लिए कैंप बन गया, कैंप मतलब शिविर, यहाँ पे आए हैं। अब जितने आर्टिकल रिसीव की जाएंगी इस जगह पे की जाएंगी, तो जो आर्टिकल्स अब इस कैंप में आएगा उसको कैंप आर्टिकल कहेंगे। इस आर्टिकल जिस बैग में आएगा, थैले में आएगा, उसको कैंप बैग कहेंगे, ठीक है। अभी आपको एक्सप्लेन करता है उसमें कैंप बैग में क्या होता है, स्पेशल बैग में क्या होता है, ठीक है। तो जब भी टूर पे हो या हेडक्वार्टर चेंज हो तो ये सब टर्म्स का इस्तेमाल होता है। इसमें देखिए, जो आपका कैंप आर्टिकल है, इसमें फुल्ली प्रीपेड अनइंश्योर्ड कैंप आर्टिकल जो होता है लेटर मेल के, लेटर मेल में क्या क्या आ जाता है, लेटर मेल में आपका लेटर आ जाता है, इनलैंड लेटर कार्ड आ जाता है, पोस्ट कार्ड आ जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोग अनइंश्योर्ड, बिना इंश्योरेंस के भेज सकते हैं, ठीक है। इनलैंड रजिस्टर लेटर, अनरजिस्टर्ड लेटर भी आ जाता है, पोस्ट कार्ड, न्यूज़पेपर, बुक एंड पैटर्न पैकेट, ये सारी चीज़ें आप लोग भेज सकते हैं जब भी वो दौरे पे हो, ठीक है। कौन भेजता है? नॉर्मली हेडक्वार्टर भेजते हैं, अलग अलग दूसरे मंत्री, मोदी जी को अमित शाह ने भेज दिया, ठीक है। वेदर ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है या फिर प्राइवेट, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल ही भेजे जा सकते हैं। प्राइवेट आर्टिकल, मोदी जी के वैसे उनका परिवार में कोई है तो नहीं, बट मान के चलिए जैसे उनके भाई ने भेज दिया गुजरात से, तो वो आर्टिकल भी उनको जाएगा, ठीक है। दौरे पे है तो प्राइवेट लेटर्स भी अलाउड है, ठीक है। इनमें एड्रेस किया जाना चाहिए, कैंप लिख दिया जाता है, ठीक है।
पोस्ट टाउन नहीं लिखा जाता। मिज़ोरम में जा रहा है लेकिन अब मिज़ोरम में का कोई टाउन का नाम नहीं लिखा रहेगा उसमें, कैंप अगर लिख दिया तो वो चला जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली सच आर्टिकल आर इनक्लोज इन स्पेशल मेल बैग फॉर ईच ऑफिसर, ठीक है। एक स्पेशल मेल बैग होता है, विशेष डाक थैला होता है, इन आर्टिकल को इन डाक थैले के अंदर डाल के भेजा जाता है। साथ में एक रजिस्टर्ड लिस्ट जो होती है वो भी डाली जाती है, और सारे स्पेशल बैग में रजिस्टर लिस्ट डाली जाती है और डिटेल्स होती है उस लिस्ट में कि क्या क्या आर्टिकल्स आ रहा है, ठीक है। ये रजिस्टर लिस्ट जो है जब जैसे मोदी जी के पास पहुंच गया उसको साइन ले लेना होता है एज अ टोकन ऑफ रिसीट, ठीक है, कि मिल जा चुका है। एम्प्टी बैग जो है वो फिर पोस्ट ऑफिशियल जो गया है पोस्ट ऑफिस का जो भी स्टाफ गया है वो एम्प्टी बैग ले आएगा सामान देने के बाद। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो स्पेशल बैग है वो डिलीवर किए जाते सभी दिनों में, इंक्लूडिंग संडे और हॉलीडे में भी, ठीक है। जो भी आर्टिकल एड्रेस किए गए हो कैंप में, ठीक है, कैंप लिख दिया तो वो कैन बी यूज्ड स्पेशल बैग, ठीक है, इसको स्पेशल बैग में इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी भेदभाव नहीं होता, भले ही ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल भेजे जा रहे हैं या नॉर्मल हमारे सिविलियन के आर्टिकल भेजे जा रहे हैं मोदी जी को, कोई इसमें भेदभाव नहीं होगा। नाम और डेजिग्नेशन के हिसाब से भी कोई भेदभाव नहीं होगा कि किसी बड़े ऑफिसर ने भेजा है तो हम लोग उसको जल्दी भेज देंगे और नॉर्मल किसी परिवार वाले ने भेजा है या किसी और ने भेजा तो स्लो डाउन हो जाएगा प्रोसेस, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल एड्रेस टू पोस्ट टाउन, अगर आपने जैसा हमने बताया उसको कैंप के एड्रेस पे लिखना होता है पर आपने पोस्ट टाउन लिख दिया तो फिर वो पोस्ट टाउन में चला जाएगा, उस कैंप में नहीं जाएगा। नो रीडायरेक्शन, ठीक है, अगर आपने भले ही कैंप का एड्रेस हो लिखा हो या पोस्ट टाउन पर इस केस में रीडायरेक्शन नहीं होता। तो ये मान के चलेंगे कि जो भी कैंप स्पेशल बैग या आप कैंप बैग्स होते हैं उसको रीडायरेक्ट नहीं किया जाता। नॉर्मली जो पब्लिक होते हैं वो रीडायरेक्शन वाला फैसिलिटी लेती है, ठीक है। एड्रेस नीदर टू पोस्ट टाउन नॉर कैंप, अगर आपने कुछ एड्रेस में पोस्ट टाउन का जिक्र नहीं किया ना ही कैंप का जिक्र किया है तो फिर आप लोगों को हेडक्वार्टर वही जो आपका आर्टिकल है मोदी जी के हेडक्वार्टर यानी नई दिल्ली में चला जाएगा, ठीक है। तो कैंप का एड्रेस और पोस्ट टाउन इनमें से कुछ आपको एक लिखना होता है और नॉर्मली कैंप का एड्रेस आप लिखेंगे मिज़ोरम में कहाँ गए हैं वो वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पार्सल, मनी ऑर्डर, इंश्योर्ड आर्टिकल, वैल्यू पेबल आर्टिकल और जो ड्यू आर्टिकल्स हैं यानी जिसमें आपका डाक शुल्क देय है उनको कभी भी डिलीवर नहीं किया जाएगा स्पेशल बैग के अंदर डाल के, ठीक है। ये पोस्ट टाउन के एड्रेस पे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट है ऑफिस फाइल और जो ऑफिस पेपर है वो आप लोग कैंप और कैंप से जो नॉर्मल है वो नॉर्मल जगह पे भेजे जा सकते हैं, ठीक है। सच फाइल एंड पेपर मस्ट बी इंक्लोज इन बैग, ठीक है। और इन बैग को बैग के अंदर इस ऑफिस फाइल वगैरह को डालना होता है। कैंप बैग वर्सेस स्पेशल बैग, अगर आप लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है हम बता देते हैं कि कैंप बैग क्या होता है और स्पेशल बैग क्या होता है, ठीक है। तो जो कैंप बैग होता है इसमें हम वर्क पेपर्स यानी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजते हैं, ठीक है, फाइल्स वगैरह ऑफिस फाइल्स वगैरह भेजते हैं। और स्पेशल बैग में नॉर्मल पत्राचार यानी कॉरस्पॉन्डेंस हो सकता है, लेटर वगैरह नॉर्मल जो वो स्पेशल बैग में डाला जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आपको बता दें ये जो अभी आर्टिकल्स हम बताएंगे इनको कैंप बैग के रूप में भेजा जा सकता है, ठीक है। पार्सल, एयर पार्सल और लेटर को इनको आप जो है कैंप बैग के रूप में भेज सकते हैं और पर प्राइस जो लगेगा इनका लगेगा, ठीक है। अब देखिए पार्सल जब भी हम कैंप बैग के रूप में भेजें, ठीक है, पार्सल को भेजना है एज अ कैंप बैग के अंदर डाल के, तो इसको सरफेस रूट से ही भेजा जाता है, सतह से भेजा जाता है। और इसका जो चार्ज लगेगा इसमें जो पैसे लगेंगे एक 10 केजी के पार्सल का लगेगा, ठीक है, मैक्सिमम 10 केजी तक का। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी लगेगी और इंसिडेंटल एक चार्ज लगेगा 16 रुपये का। अगर आपको एयर पार्सल कैंप बैग के अंदर डालना है या फिर उसके रूप में भेजना है तो एयर पार्सल का रेट, रजिस्ट्रेशन फ़ीस और इंसिडेंटल चार्ज 6 रुपये लगेंगे। लेटर मेल को आपको कैंप बैग के अंदर डालना है, ठीक है, कैंप बैग के रूप में डालना है तो इसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेंगी, ठीक है। जितने भी चार्जेस हमने अभी आपको बताया वो प्रीपेड सर्विस टर्म के रूप में होंगे, यानी इसका भुगतान कैसे होगा या फिर इसको सेवा डाक टिकट के रूप में इसका भुगतान किया जाएगा, ठीक है। कैंप बैग भी संडे और हॉलीडे को बुक भी हो सकता है, डिलीवर भी हो सकते हैं। और जो कैंप बैग है उसमें 2 लेबल यानी पर्ची का इस्तेमाल किया जाता है। एक है एड्रेस लेबल जिसमें एड्रेस और नाम होता है एड्रेसी का, और एक टैग होता है, टैग लेबल होता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टूर प्रोग्राम ऑफ हाई ऑफिसर। ठीक है, जब भी टूर ऑफ जो होता है किसका, हायर ऑफिसर, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री में बड़े बड़े ऑफिसर हो गए, जैसे हमारे डीजी हो गए, सीपीएमजी हो गए, इन लोग भी टूर प्रोग्राम में जाते रहते हैं, यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, अलग अलग स्टेट में कुछ उद्घाटन करना है ये वो। तो उस टाइम पे जो जो स्पेशल बैग होता है उसके जो हकदार है, उच्च अधिकारी है, तो उनको जब भी आर्टिकल्स वगैरह आता है कौन जिम्मेदारी लेता है, पोस्टल डिपार्टमेंट में। ठीक है, पोस्ट भेजेगा तो पोस्ट ऑफिस ही, तो क्या क्या जानकारी हमें लेनी होती है और कैसे भेजा जाता है ये हम आपको बताएंगे हाई ऑफिसर्स का। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, हम अभी सरकार की बात नहीं कर रहे, गवर्नमेंट के कर्मचारियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनके तो सबसे पहले देखिए, टाइमली एंड एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो होती है, ठीक है, वो ऑफिसर कहाँ जा रहा है, कितने बजे जा रहा है, टाइमली और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पोस्ट ऑफिस को पता होनी चाहिए। ठीक है, टूर प्रोग्राम पूरा उनको पता होना चाहिए, पोस्ट ऑफिस को बताया जाता है, डिटेल्स ली जाती है। जैसे डीजी जा रहे हैं, दिल्ली में उनका ऑफिस है, अभी मान के चलिए मुंबई में जा रहे हैं, तो वो जब जाएंगे उनका डेट, टाइम, डिपार्चर यानी प्रस्थान, अराइवल, ठीक है, आगमन, रूट कौन से जाएंगे, हॉल्ट कितने, कहाँ कहाँ विराम लेंगे, और वे ऑफ जर्नी किस तरह से जर्नी होगी, और आर्टिकल, कैंप आर्टिकल किस तरह से भेजा जाएगा, ये सारी जानकारी जो है एक पोस्ट ऑफिस अपने पास रख लेता है। ठीक है, डीजी जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, तो ये सारी जानकारी इनके पास होंगी। कन्वीनियंस ऑफ केम बैक फ्रॉम सेक्रेटरीट टू कैंप एंड वाइस वर्सा, किस तरह से सचिवालय से उच्च अधिकारी के शिविर में कैंप बैक भेजे जाएंगे, और आगमन उसकी अवस्था क्या है, व्यवस्था वगैरह, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है पोस्ट ऑफिस रख लेता है। ठीक है, अब कौन से ऑफिसर को, कोई ऑफिसर जा रहा है हमारा, डीजी वगैरह जा रहा है, अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, पोस्ट ऑफिस में तो भेज रहा है, लेकिन पोस्ट ऑफिस कोई ऑफिसर को दी जाएगी ना। तो आपको बता दें, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर जो होते हैं, ठीक है, सरकार में जो मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसे कहते हैं, ये लोग जब भी ट्रैवल करते हैं या टूर पे जाते हैं तो डीजी जिम्मेदारी ले लेते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट भी। गवर्नर जब यहाँ वहाँ जाते हैं तो पीएमजी, जो कि अब सीपीएमजी बन गया है, तो आप इसको सीपीएमजी मान के चलेंगे, सीपीएमजी इसको संभालते हैं। ठीक है, और अगर डीजी पोस्ट खुद जा रहे हैं तो हेड ऑफ़ द सर्कल जो भी है वो उस स्टेट का वो संभालेंगे। ठीक है, टूर प्रोग्राम हमेशा एडवांस में देना होता है कि यहाँ वहाँ जाना है, ये सबको एडवांस में देना होगा। कोई भी चेंज आता है टूर में, दौरे में, ठीक है, तो फिर अथॉरिटी को बतानी होती है, और वहाँ के जो जिस स्टेट में भी कोई चेंजेस आए वहाँ के लोकल एसपी, एसआरएम जो भी है उनको भी बता देना होता है। ठीक है, आर्टिकल्स फॉर पर्सन अकम्पनिंग हायर ऑफिसर ऑन टूर, तो आपको बता दें जब भी ऑफिसर टूर पे जाता है, जैसे अगर आपके सीपीएमजी या आपके डीजी वगैरह जाते हैं तो साथ में पर्सनल सेक्रेटरी और भी एम्प्लॉयज़ जाते हैं साथ में, है ना। तो उनके लिए अगर जो सेक्रेटरी वगैरह उनके लिए कभी आर्टिकल आ जाए तो क्या आर्टिकल को भेजा जा सकता है उनके लिए भी, क्योंकि वो तो हायर ऑफिसर नहीं है। तो आपको बता दें इस तरह का कोई सुविधा है नहीं, पोस्ट ऑफिस मान्यता नहीं देता, कोई स्पेशल अरेंजमेंट भी नहीं की जाती इसके लिए। तो अगर केयर अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो केयर ऑफ उस हायर ऑफिसर, जैसे डीजी गए तो डीजी केयर ऑफ उस डीजी का दे दीजिए, तो वो आर्टिकल उसके पास भी पहुंच जाएगा। तो ये था हमारा आज का 4th लेक्चर, जिसमें हमने सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें पढ़ी वो है पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग। ठीक है, और ये ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल दोनों ही एग्ज़ाम में रिपीटेड आते हैं, तो इस लेक्चर को बार बार देखिएगा तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी। इसके रिलेटेड जो भी टेस्ट है वो भी देना है। ठीक है, तो ये जो कन्फ्यूजन है, एक कन्फ्यूजन आप लोगों को रहेगा कि गवर्नर को पीएमजी देखते हैं या सीपीएमजी। आपको बता दें गाइड के अकॉर्डिंग पीओ गाइड 1 का अगर क्वेश्चन आए तो पीएमजी, और अगर न्यू पूछ लिया जाए तो सीपीएमजी। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, धन्यवाद।